जस्त संधि। संधि का नाम क्या है? जस्त संधि। एक बार सभी लोग बोलो, क्या नाम है? जस्त का सूत्र होता है झलाम जशो अंते। झलाम जशो अंते। बहुत ही ढंग से इस बार भी समझिएगा। अगर आपने ठीक तरीके से सीख लिया तो फिर संधि में कुछ नहीं बचता है। संधि का नाम है जस्त, सूत्र है झलाम जशो अंते। ये कहता है प्रथम पद के अंत में अगर हो झल प्रत्याहार, क्या हो? झल प्रत्याहार, और द्वितीय पद के प्रारंभ में अगर हो घोष वर्ण। क्या आपको पता है घोष वर्ण किसे कहते हैं? किसी भी, जरा उधर से वीडियो दूंगा, कौन सा बालक बताएगा? कौन बताएगा? लड़का लड़की कौन बताना चाहता है? हाँ, खड़े हो जाओ, खड़े होकर तेज बोलो कि कौन कौन से वर्ण घोष में होते हैं। दूसरे वाले होते हैं, चौथे वाले होते हैं। दूसरा और चौथा घोष होता है, गलत है, बैठ जाओ। हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण घोष होता है। और कौन घोष होता है? सभी स्वर घोष होते हैं। और भी कोई घोष है? हाँ, या रा ला वा, यारा लावा जो कि अंतस्थ में जाते हैं, और हा, यारा लावा, हा, समस्त स्वरवर्ण और वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण घोष होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ब्रैकेट में तीसरा चौथा पांचवा स्वर अंतस्थ, इतने वर्ण क्या होते हैं? घोष होते हैं। तो प्रथम पद के अंत में अगर झल, अब हम झल को भी अगर ज्यादा ना उलझना चाहे तो इसको हम आसान कर लें। तो हमने आसान कर लिया, हमने कहा झल छोड़ो। प्रथम पद के अंत में अगर स्पर्श हो, स्पर्श कितने होते हैं? 25 वर्ण होते हैं। अगर प्रथम पद के अंत में स्पर्श वर्ण हो और दूसरे पद के प्रारंभ में घोष वर्ण हो तो स्पर्श वर्ण में पढ़ने वाला वर्ण, तो स्पर्श वर्ण में पढ़ने वाला वर्ण अपने वर्गानुसार तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, अपने वर्गानुसार। तो तीसरे किसमें बोले? जशो अंते, अंत में जस में परिवर्तित होता है। तो जस क्या है? जस है जब गण दस, जा ब गा ढा दा, ये 5 वर्ण आते हैं किसमें? जश में। और ये वर्ग के होते हैं, हर वर्ण तीसरे क्रम पर है, आप गिनकर देख लीजिए। जब अपने तीसरे में परिवर्तित होगा तो हमें झल से क्या मतलब? हम मतलब स्पर्श से रखे ना, क्योंकि स्पर्श ही अपने तीसरे में बदल सकता है और किसी की क्षमता नहीं है। जल को पढ़ना पड़ेगा तो क्या कितना पढ़ना पड़ेगा? जल जब आया घड़ धस जब गड दस खप चट चट तब कपा सर हल, इतना बड़ा है झल, तो काहे इतने बड़े को हम लिए घूमे? तो हम स्पर्श को ले लेते हैं, कुचुट तुप, बस। तो इतने वर्ण में हमारा तीसरे में आएगा। अब देखते हैं कैसे, उदाहरण देखते हैं। हमने कहा अच धन अंता, अच धन, बहुत आसान सा उदाहरण है, ये सबको पता है, लेकिन तरीका जानो कैसे। अगर तरीका नहीं जाने तो फिर दिक्कत होगी। प्रथम पद, ये हमारा प्रथम पद है और ये हमारा द्वितीय पद। क्या प्रथम पद के अंतर्गत स्पर्श है? चा, हमने कहा हाँ है। दूसरे में घोष आ है, स्वरवर्ण घोष होते हैं, यहाँ है। तो इस चा का परिवर्तन किसमें होगा? हमने कहा स्पर्श में पढ़ने वाला वर्ण अपने वर्गानुसार किसमें परिवर्तित होगा? तीसरे में। तो तीसरा बदल दो चा का, चा छा जा बदलेगा। जब ये जा में बदला तो यहाँ पर बचा क्या? चा की जगह पर जा आ गया। और आगे क्या है? अंता।
अभी हमने एक संधि में पढ़ा था कि जब दोनों पद व्यंजन होते हैं तो पहले वाले को आधा किया जाता है, लेकिन इस बार क्या है, इधर व्यंजन है, हलंत व्यंजन है, और हलंत व्यंजन के बाद में स्वर आ गया। क्या करना चाहिए, क्या होगा, हाँ, जा को पूरा किया जाएगा। क्यों, अब ये हलंत हटेगा और आ का स्वरूप घट जाएगा। क्योंकि छोटा आ था इसलिए मात्रा नहीं लगेगी, रूप क्या बनेगा, अजंता। अगर यहीं पर बड़ा कोई वर्ण हो, छोटा आ था तो परिवर्तन नहीं हुआ, केवल पूरा हो गया। अगर हमने कहा वाक धन ईश, वाक धन ईश, तब क्या होगा, अब देखिए इधर का है और इधर धन ई है, फिर से वही स्थिति आ गई, ये स्वर व्यंजन है और इधर स्वर आ गया, तो ये स्पर्श हो गया और ये घोष हो गया। तब स्पर्श का परिवर्तन किसमें, अपने वर्गानुसार तीसरे में, तो बोले का खा गा, ये देखो गा यहाँ पर है और वहां पर भी चा भी था, चा का जा बना था तो जा भी था, तो का का परिवर्तन गा, तो यहाँ पर होगा वाक, और इस जस का तस उतार लिया हमने। अब यहाँ पर ये व्यंजन और आगे स्वरवर्ण, क्या परिवर्तन होगा, हलंत घटेगा। क्योंकि इस बार क्या है, बड़ी है, बड़ी ई होने के कारण जब रूप घटेगा तो बड़ी की मात्रा लगेगी, रूप बनेगा वागीश। क्या बनेगा, वागीश बन जाएगा। इसी तरह से अगर हमने कहा ता था दा, नहीं ये नहीं आएगा, इसमें आपका उदाहरण होगा। अब जैसे हमने कहा सत धन धर्म, सत धन धर्म, अब ता था दा। अच्छा ऐसा क्यों, फिर से पहले समझ लेते हैं। हमने कहा प्रथम पद के अंत में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है। प्रथम पद के अंत में क्या आया, ता आया। क्या ता स्पर्श वर्ण में है, स्पर्श व्यंजन में है। और धा क्या घोष वर्ण है, नहीं है, अरे वाह, ता था दा धा, भाई गिनो, ता था दा धा ना, 1 2 3 4, और आपका यहाँ पर क्या लिखा, तीसरे चौथे पांचवें स्थान पर जो वर्ण पढ़ते हैं वो, तो धा घोष है कि नहीं है, काहे नहीं दिमाग लगाते हो तो लगा लिया करो। तो धा जो है, इसलिए ता का परिवर्तन किसमें होगा, धा में, तीसरे में हो जाएगा ना। तो यहाँ पर बचा आपका सद, आगे क्या है, धर्म है। अब होता क्या है, दा कभी आधा हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आपने दा को आधा किया तो ये किसकी तरह हो जाएगा, वाक की तरह। इसलिए दा को आधा नहीं किया जाता है। दा के अगर दा आधा करना हो तो दा आधा न करके आगे वाले वर्ण को आधा कर दिया जाता है। किसको आधा किया जाएगा, आगे क्या है, धा है। अब जब धा को हम आधा करेंगे तो किसकी बदौलत, किसके कारण दा को आधा किया, दा के कारण। तो जिस कहा कि तुम्हारी वजह से मेरे हाथ पैर टूटे, दा को आधा किया ना, दा का आधार किसकी वजह से, बोले तुम्हारी पिठाइयां बैठेंगे, स्वाभाविक है भाई, जो तुम्हारा एक्सीडेंट करेगा तुम उसी से तो हर्जाना भुगतान सब लोगे। तो इसकी वजह से इसका एक्सीडेंट हुआ, तो इसने कहा हम तुम्हारी पिठाइयां, बोले आई जाओ, तो क्या बना, सत धर्म, ऐसे इसको बनाया जाएगा। अब समझ में आ गया, ये इस तरह से विकारों को उत्पन्न किया जाता है। इसी तरह से जगत धन ईश क्या बनेगा, जगदीश बनेगा, जगत धन ईश, सीधे से बनेगा जगदीश। इसी तरह से एक उदाहरण और है, बढ़िया सा आप बनाइएगा, वाक धन व्यवहार। अच्छा उदाहरण है, इसको कई बार पूछा गया है। यहां पर बनाते हैं,
हमने कहा वाक, धन, व्यवहार। अब देखिएगा प्रथम पद के अंत में क्या है? का। दूसरे में क्या है? वाह है। अब एक बात बताओ, क्या शर्त हमारी सही है? ये पहला पद, ये दूसरा पद। प्रथम पद के अंत में क्या स्पर्श वर्ण है? है। क्या दूसरे पद के प्रारंभ में घोष वर्ण है? है। क्यों है? क्योंकि हमने कहा था अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ भी घोष होते हैं ना, तो या, रा, ला, आ गया। तो इसलिए का परिवर्तन किसमें होगा? गा में हो जाएगा। और यहाँ पर बना हमारा वाक। और व्यवहार को हमने जस्का तच उतार लिया। दोनों के बीच में क्या कोई स्वर वर्ण है? नहीं है। जब स्वर वर्ण नहीं है तो हलंत, डंडा, वाक व्यवहार। मुंह में आवाज नहीं है, वाक व्यवहार बन जाएगा। समझ में? सच्ची मुच्ची। चलो ठीक है, एक उदाहरण अब आप बनाइएगा। अगर हम कहें, अच्छा इसी का हम थोड़ा सा एक और उदाहरण आपको दे दें। इसका कहा जाता है जस्त संधि का ही भाग है लेकिन अपदांत। जस्त संधि का ही एक भाग है लेकिन अपदांत। अपदांत में क्या होता है? परेशान ना होना, हमने मिटा दिया है। घबराना नहीं, मैं लिखा दूंगा, कतई परेशान ना होना। अगर हमने कहा शुद्ध धन धा, अगर हम कहें शुद्ध धन ध, अब क्या होगा? देखो बात वही है, ये अपदांत है। अपदांत का होता है बैक आना, उल्टा आना। लेकिन आप उल्टा सीधा कुछ नहीं समझो, जो हम समझा रहे हैं वही सीधे सीधा समझो। इधर क्या है? धा है। क्या धा स्पर्श वर्ण होता है? होता है। और इधर क्या है? फिर से धा है। क्या धा घोष वर्ण है? तो धा का परिवर्तन किसमें करोगे? तीसरे में करोगे। तुम तीसरा याद रखो। तो हमने कहा ता, था, दा, धा, ना। 1 2 3 4 5। तो किसमें परिवर्तन होगा? धा में परिवर्तन हो जाएगा। तो धा का परिवर्तन धा में। तो यहाँ बचा क्या? शुद्ध। अब आगे क्या है? धा। फिर पहले वाली स्थिति हमने कहा ये आधा हो ही नहीं सकता, तो धा को आधा किया और जैसे ही धा आधा हुआ, धा पर चला आया और शब्द बना शुद्ध। इसी तरह से लभ धन धा क्या बनेगा? लब्ध। भाई पापा बा बन जाएगा ना तीसरा, तो लब्ध। उसी तरह से युद्ध धन धा से बनेगा युद्ध। ये वाली समझ में आ रही कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो शुद्ध को बनाओ, नहीं युद्ध को बनाओ। युद्ध धन ध। अगर आप इसको बना देते हो तो हम समझेंगे कि आपने इसको अच्छे तरह से समझ लिया है। अगर समझ गए हो तो समझे हुए तरीके से इसको बनाइए। बन गया? जिसका बन जाए तो बताना। बहुत सुंदर। किसका बन गया? इधर आपका बन गया? शुद्ध धन धा शुद्ध। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, हाँ सही। फोटो लगाई दिए, आगे आपको देख दी। इसका मतलब ये संधि भी अब आप सीख गए हैं, समझ गए हैं। कोई दिक्कत? ठीक। सही है।